श्रद्धेय देशवासियों, मैं बहुत ही परेशान होकर यह बात आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ कि इस देश में इस समय इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन में, इस मतदान में, इस चुनाव में हमें अपने क्षेत्र का एक जनप्रतिनिधि चुनना है। और मैक्सिमम लोग कहते हैं कि जितने भी प्रतिनिधि आ गए हैं इसमें से हमें किसी न किसी को चुन लेना चाहिए। मैं इसके उलट राय रखता हूँ। हम छोड़िए ये जनप्रतिनिधियों के चुनाव में जैसे किसी सीट पे 4, 5, 10 भी हो गए और हमें 10 में ही बाध्यता हो जाए कि किसी एक को चुनने की जिम्मेदारी दे दी जाए तो हमें चुनना है। अब इसका क्या प्रतिफल हुआ कि जैसे लगभग एक चोर हो गया, एक डकैत हो गया, एक उचक्का हो गया, एक पॉकेटमार हो गया और यही इलेक्शन लड़ने के लिए उतर गए, एक माफिया हो गया। तो हम चोर से डरे हुए थे तो इसलिए उचक्के को जिता दी, उचक्के से हटे तो हमने पॉकेटमार को लगा दिया, पॉकेटमार से हटे तो हम माफिया की तरफ चले गए, माफिया से हटे तो इसकी तरफ, धोखेबाज की तरफ चले गए। इस तरह हमने कभी भी इसकी कमी को छोड़कर हम दूसरे की तरफ बढ़ते गए और ये हमारे पर थोप दिया गया कि जितने प्रतिनिधि हैं उतने में से ही आपको चुनना है। इस लड़ाई को लड़ते हुए जनप्रतिनिधियों की एक सभा ने जब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट होते हुए अपील किया तो धीरे धीरे नोटा का अधिकार 2014 में मिला। 12-13 के दौरान ये अधिकार आया कि नोटा अधिकार किया जाए। अब नोटा के प्रति उदासीनता ये होती जा रही है कि नोटा के वोट का मतलब ही नहीं है कि यदि कहीं भी प्रतिनिधि हैं तो यदि नोटा 10% हो गया तो चलिए जितने भी पड़े हैं उसमें से भी वही चुनने का अधिकार, तो इसका मतलब नोटा का कोई मतलब नहीं रह जाता और इससे उदासीनता बढ़ती जा रही है। तो मेरा सुझाव ये है, हम लोगों ने ऑलरेडी 8-10 साल पहले 2010 उसके करीब में हम दोस्तों ने आपस में एक संस्था बनाए थे और उसमें हम लोग अक्सर संडे के समय मिलकर और एक मीटिंग किया करते थे और उसमें डिस्कस किया करते थे, जिसमें नोटा तो एक था ही, राइट टू रिजेक्ट का बात हम लोग नहीं करते थे। उस समय नोटा पर ही बात कर रहे थे कि नोटा का अधिकार होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी है कि किसी भी क्षेत्र में कोई जनप्रतिनिधि यदि चुना, माने वो हो रहे हैं 4 खड़े कर दिए, अब इसमें से किसी न किसी को चुनना है तो एक पहला राइट आया कि नोटा भी हम दे सकते हैं। लेकिन नोटा का ये दुरुपयोग होना शुरू हो गया कि नोटा दे दीजिए लेकिन जितना नोटा माइनस कर दीजिए और जो वोट पड़ा है उसमें जो जीता है उसी को हम चुन ले रहे हैं। तो अब धीरे धीरे जागरूकता का लेवल ये होता जा रहा है कि नहीं, नोटा के अधिकार पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। अब नोटा का चीज़ ये क्या है, जैसे मान लीजिए लोग कह रहे हैं कि नोटा से क्या होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ नोटा का कितना बड़ा इफ़ेक्ट हो सकता है यदि उसकी जागरूकता का अभियान चलाया जाए, और उसमें कुछ रूल्स और मॉडिफिकेशंस लाने का प्रयास किया जाए और वो इलेक्शन दर इलेक्शन उसमें सुधार किया जाए। तो जैसे मान लीजिए कि कोई बाप अपनी बेटी की शादी के लिए कहीं गया और किसी अगुए ने चार लड़कों को बताया कि फला लड़का ये है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मास्टर है, ये है। हो सकता है हमारी लड़की, जो भी लड़की हो, वो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर और ये साइंटिस्ट को नहीं लाइक करती हो, उसका पसंद यदि हो सकता है सिंगर हो और सिंगर उसमें है ही नहीं, तो वो क्या करेगी? क्या लड़की की शादी हम डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर और ये इतने में से ही कर देंगे? नहीं, लड़की के सामने एक ऑप्शन होता है और मान लीजिए कि कोई आया ये कहने के लिए कि हमको ये चीज़ें कर दीजिए,
तो लड़की कह देती है ना, नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैं ये भी नहीं चाहिए, वो एक रिजेक्ट कर देती है कि ना मुझे ये। अब ये तो मान लीजिए एक पॉजिटिव चीज़ है कि पॉजिटिव में अच्छे अच्छे लोग हैं, उसमें से हमें ये करके, हमें ये चारों लोग अच्छे ही हैं, लेकिन उसमें से हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिंगर चाहिए। तो चलिए ये तो बात यहाँ पे तो ये हुआ कि ये लोग नहीं पसंद है, तो इसमें बेइज्जती की बात नहीं आती है, और लगभग लड़की को एक ऑप्शन हो जाता है कि अच्छा चलिए सिंगर को या बाई द प्लेयर को वो चाहती है तो उससे कर ले। तो वहाँ पे तो बात आती है क्वालिटी की। लेकिन अब दूसरी बात आ जाए, मान लीजिए कि एक दूसरे गांव में जाते हैं, कोई अगुआ है, उसने ये बताया कि यहाँ पे 4 लड़के हैं, एक है चोर, एक है उचक्का, एक है बदमाश, एक है माफिया, एक है पॉकेटमार। अब अब वो दावेदारी कर रहे हैं कि हम वो उस लड़की से शादी करेंगे। लड़की को से जब लड़की कहती है कि हमारे सामने लाइए कि लड़की कौन है, अरे लड़की कह रही कि हमारे जो हमसे शादी करना चाह रहे हैं वो चीज़ें आगे पहले सामने आए, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। तो जब लड़की सामने आती है और जब वो ये कहती है कि नहीं, मैं न मैं चोर से करूँगी, न उचक्के से करूँगी, न बदमाश से करूँगी, न पॉकेटमार से करूँगी, और मैं इन 4-5 को निरस्त करती हूँ, तो उसकी संभावना होती है उससे अच्छे में जाने की। जब वो रिजेक्शन होता है तो रिजेक्ट जब होंगे कैंडिडेट, तब वो उससे बेहतर की तरफ बढ़ती है। वरना यदि वो उसको बाध्य कर दिया जाए कि नहीं तू लड़की है, तुम्हें ये चीज़ें है और यही है ही, तो इसी में करना है, तो उससे अच्छा कई बाप तो ये भी फैसला कर लेते हैं, ये लड़कियां ये भी फैसला कि बल्कि भले शादी ना हो, हम रह जाएंगे, लेकिन इस तरह की हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपनी जनरेशन की बर्बादी उसमें दिखाई दे रही है। तो क्या जो जनप्रतिनिधि जो दावेदारी कर रहे हैं कि मैं इस क्षेत्र का दुल्हा बनने की जो तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए 5 लड़ रहे हैं, एक है माफिया, एक है बहुत पैसे वाला, एक है बहुत कार वाला बिजनेस वाला है, एक है ये चीज़ें, और मान लीजिए कि और ये चारों ये ऐसे हैं जो जनता के पास जाने वाले नहीं हैं, कोई भी टाइम पर ये जाने वाले नहीं हैं, बल्कि ये जनता को मजबूर करके अपने बुलाने वाले हैं। अब जनता को ऑप्शन दे दिया गया कि नहीं इन 4 में से ही चुनना है, तो जनता रूपी दुल्हन को ऐसे रूपी दामादों का रिजेक्ट करना है और ये कहना है कि नहीं, हम ऐसा नहीं। और इस आधार पर यदि बाई द वे 50% से अधिक वोट हो जाए कि हमें ये जितने कैंडिडेट उठे हैं इनमें से कोई नहीं चाहिए, और यदि कोई नहीं चाहिए तब हम उसके बाद, और ये जितने कैंडिडेट उठने का पैसे वाला हो, 1000 कारों की रैली कर सकता हो, माफिया हो, ये चीज़ें हों, यदि जनता को यह अधिकार दे दिया जाए कि आप इन जितने भी दावेदारी पेश करने वाले हैं उस क्षेत्र में, यदि वो लड़ें और आप लोग नोटा की संख्या अधिक कर दीजिए, जो साइलेंट बुलेट से भी ज़्यादा इफेक्ट मचाएगी, यदि नोटा की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, 50% से ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ के सभी कैंडिडेट रिजेक्टेड होंगे और वो अगले इलेक्शंस में भी दावेदारी नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा, इससे कम पैसे में लड़ने वालों के एक तो चांसेस बनेंगे, दूसरा कि जो क्वालिटी वाला होगा, एक तो इसमें पैसे के रॉ वाला इफेक्ट नहीं अपना ला पाएगा, तो क्वालिटेटिव सुधार होने की संभावना बनेगी, जो इलेक्शन रिफॉर्म में बात की जा रही है। और दूसरा ये मानिए, ठीक है, मान लीजिए पहली बार आप दे रहे हैं 10% ही नोटा आया, ये एक प्रेशर बनाने का काम किया, ठीक है, अभी 1-2 इलेक्शन में आजमाया जा रहा है, धीरे धीरे उधर की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब इस पर एक रिफॉर्म की ज़रूरत है कि अब के इलेक्शंस में अब ये चीज़ें, नोटा को एक राइट दिया जाए कि यदि किसी जगह पे कंस्टिट्यूएंसी में इसकी संख्या इतने % से अधिक हो जाएगी, 10% अधिक होने पर चलिए कोई बात नहीं, 20% यदि बढ़ जाता है तो एक
ट्रिगरिंग वो कर रहा है। 25% बढ़ेगा तो एकदम ट्रिगर बज गया। 30% पर तो बहुत माने इधर का उधर वो कर देगा। 30% और मान लीजिए किसी कैंडिडेट को 20% पर वोट पर विजयी बनाया जा रहा है, 25% वोट पर ही विजयी बनाया जा रहा है। तो ऐसे इलेक्शनों में जब ये देखा जाएगा कि नोटा की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, तो 30% से ऊपर जब जाने लगे और वहाँ पे कैंडिडेट जो जीतने वाला कैंडिडेट है, यदि ये लग रहा है कि 20% ही या 22% पर वो जनप्रतिनिधि बनने की स्थिति में है, तो एक तो पहले उस कंडीशंस को भी निरस्त किया जाए, और दूसरा यदि ये हो कि इलेक्शन पोलिंग हो और यदि वहाँ पे 50% यदि पोल हो जाए नोटा पर, तब तो वहाँ का कंडीशंस उसमें ये कर दिया जाए, शर्त लगा दिया जाए कि जितने कैंडिडेट उठे हैं वो 5 साल कोई नहीं लड़ेगा। 30% पर 20 से 30%, जब नोटा 20 से 30% की तरफ बढ़े तो तब ये कहा जाए कि चलिए मान लीजिए 30%, 20% हो जाए नोटा, अब मान लीजिए कि जीतने वाला 25% पा रहा है, तब तो अभी उसको माना जा सकता है कि वो कैंडिडेट है। लेकिन जब 30% यदि बाई द वे नोटा बढ़ जाए और 25% वाला जीतने वाला हो जाए, वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट 7-8 कैंडिडेट उठे हुए हैं, तो उसमें 5 वर्ष की कंडीशन को न रखा जाए कि ऐसे में तब 5 वर्ष वाला कंडीशन नहीं रखा जाएगा, कोई कैंडिडेट को मैंने रिजेक्ट इस तरह से नहीं किया जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट वो अभी पा रहा है। लेकिन यदि 50% नोटा क्रॉस कर जाए तो तब तो वो रिजेक्ट भी होगा, और 50% जब नोटा क्रॉस करेगा तब सभी कैंडिडेट रिजेक्ट होंगे 5 साल के लिए। अगले 5 साल में भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये तो नहीं लड़ पाए, माने ये तो खलास ही हो गए 5 साल के लिए। और दूसरा इलेक्शन भी वहाँ पे वो 5 साल के लिए नहीं लड़ सकते, वो तो 50% तो होना चाहिए, और नहीं तो 30%, 25-30% वाली जब कंडीशन आए नोटा की, और उसमें कोई कैंडिडेट यदि जीतने वाला कंडीशंस में हो रहा है, यदि नोटा वहाँ पर भी 30% हो जाए और नोटा सबसे ज़्यादा हो जाए, तो तब भी वहाँ के कैंडिडेट को सिलेक्शन न रखा जाए। हाँ, लड़ने की बात उसको ज़रूर अधिकार दिया जा सकता है कि एटलीस्ट एक है, हो सकता है कि अगली बार इलेक्शन में वो अपने मुद्दे को सुधारे, तो वो लड़ सकता है, और लाइक दैट। मान लीजिए नहीं, यदि फिर भी कैंडिडेट फिर 30 से 35% फिर नोटा बढ़ गया, फिर वहाँ पे ये कंडीशन आती है, तो वहाँ पे स्थिति आप ये कीजिए कि यदि जो भी कैंडिडेट लड़ेंगे तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन जैसे अधिकारियों से तब तक वो 6 महीने 7 महीने गवर्न किया जाएगा, और जब तक कोई एक संस्तुति नहीं बन जाती, कोई एक नियम कायदे का हिसाब नहीं बन जाता, उतने मान लीजिए कि 543 कंस्टिट्यूएंसी हैं, यदि ऐसा हुआ कि 100 जगह पे नोटा 50% से अधिक हो गया, तो वह 100 कंस्टिट्यूएंसी में तो कोई कैंडिडेट नहीं होगा, पहली बात। और 5 साल के लिए वो जो लड़ने वाले भाग जाएंगे पहले ही, तो एक तो उनके अंदर दबाव बनेगा, दूसरा क्वालिटेटिव इलेक्शंस की शुरुआत होगी, तो एक तो पहला ये रिफॉर्म आ जाएगा। दूसरा उसमें 30% वाला देखा जाए कि यदि 30% हो गया तब भी कैंडिडेट 25% पर जीतने वाली कंडीशन, तो उनको लड़ने का दोबारा जिम्मेदारी दिया जाए। हाँ, लड़ सकते हैं। हाँ, ये होगा कि वो ऑलरेडी जो रिजेक्टेड है वो उनकी हिम्मत नहीं आएगी, तो वो ऑटोमेटिक दूसरे कैंडिडेट को उठाना शुरू कर देंगे, और ये रिफॉर्म इतना एक ज़बरदस्त बदलाव लाएगा कि भारतीय जनमानस जो जकड़ा हुआ है, जो रूढ़ियों में जकड़ा हुआ है, ये एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। और इस क्रांतिकारी बदलाव से ये वैसे ही होगा जैसे कि कोई बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए जाता है और 4 उचक्के 4 लोग ये चीज़ें कि हम करेंगे, और लड़की मंडप में कह देती हम किसी से नहीं करेंगे। तो सोचिए वो कितना बेहुरमत होकर के वो कैंडिडेट भागता है, और लड़की के सामने वो हिम्मत नहीं कर पाता है कि कभी नज़र मिला सके। ठीक वही कंडीशंस
जब क्षेत्रों के चुनाव होंगे और ये रिजेक्टेड कैंडिडेट जो ये कह रहे हैं कि हम पैसे बल से और दिल्ली आके और इधर से उधर सेटिंग करके कैंडिडेचर बना लेते हैं, लेकिन जब जनता के पास ये राइट होगा तो उसके बाद ये डिमोरलाइज होंगे। उसके बाद जनता के अंदर ही जाकर लोग पैठ बनाने की शुरुआत करेंगे और उनको मनाने समझाने, लोकल मुद्दों को और ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात, कब कौन आदमी साइलेंट रूप से एकदम बिल्कुल रिजेक्ट कर देगा, तो वहाँ पे एक स्थिति है ही भाई, डीएम अधिकारी जितने हैं और ये चीज़ें ऑलरेडी उसके लिए उन क्षेत्रों के लिए हैं ही। जनप्रतिनिधि नहीं रहेगा तो उस स्थिति में जनप्रतिनिधि तब तक 6 महीने का भी चीज़ें किया जाए। और बाई द वे इस तरह से उस तरह से देश चलाने की बात की जाए कि यदि 100 जगह नोटा के वाले हो जाएं तो ये लोग तो संसद में जाएंगे नहीं। फिर इनका इलेक्शन कराने का एक व्यवधान तरीका बनाया जाए कि कैसे किया जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा, जब ऐसे रिजेक्ट होना शुरू करेंगे तो ये बहुत बड़े लेवल पर ज़बरदस्त रिवोल्यूशनरी चेंज लाएगा। और मैं समझता हूँ कि उसमें जो हेकड़ी और ये जो जितने जालसाज लीडर हैं, जालसाज और 420 वाले जो ऑलरेडी पैसा बना करके गाड़ी और माफिया और ये चीज़ें करके राइफल और पैसे या बिजनेस बना करके जो राजनीति में शौकिया जो जाना चाहते हैं, उनके जाने के रास्ते बंद हो जाएंगे। और वास्तविक वर्कर जो होंगे, जो वास्तव में जन सरोकारों से जुड़े हुए लोग होंगे, हो सकता है उनके पास पैसे ना हों लेकिन संसाधन की कमी ना आएगी और वैसे लोगों के जाने के चांसेस पार्लियामेंट में बढ़ेंगे और देश में एक गुणात्मक बदलाव आएगा। और जो हिंदुस्तान की तरक्की को, जो हम 170-75 सालों में, अमृत काल में हम चल रहे हैं, 75 साल हमारी आज़ादी के हो गए हैं, जो काम हम उन इलेक्शनों से नहीं कर पाए हैं, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि इस दिशा में ये चीज़ें चलेंगी तो देश में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। और क्रांतिकारी बदलाव से पूरे जनमानस में एक नई चेतना का आगाज होगा। और ये चीज़ें आप लोगों के जो भी, अब इसमें प्रोज एंड कॉन्स बहुत चीज़ हो सकते हैं, तो मैं चाहता हूं कि यदि आप हमारे जो मैंने विचार रखा है, यदि आप इससे सहमत हैं तो आप लोग इस पर अपने राय रखने का प्रयास करें। इस दिशा में हम प्रोज एंड कॉन्स पर भी काफ़ी विचार किए हैं। हो सकता है कि हमसे कुछ छूट भी गया हो, तो हम लोगों के आपसी डिस्कशन से इसमें एक नया बदलाव आएगा और यह बदलाव हिंदुस्तान को एक नए रास्ता दिखाने का काम करेगा। जो बुलेट नहीं करेगी वो पायलट करेगा। जो ये नोटा एक अधिकार होगा और नोटा से जो छटनी होगी वो ऐसे ऐसे गुणात्मक चेंज लाएगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ये वैसे ही कल्पना करेगा जैसे कि 4 लोगों को यदि कोई लड़की रिजेक्ट कर देती है तो सोचिए उन लोगों में कितने बहुत बड़े बदलाव। आपने सुना होगा कि तुलसीदास का निर्माण, कालिदास का निर्माण ये कैसे हुआ है, ये रिजेक्शंस के कारण हुए हैं। औरतों ने उनको ठुकराया है और बाद में वो बहुत बड़े शायर और कवि बन गए। उसी तरह से हमारे समाज में जब ये जनप्रतिनिधियों को ठुकराने की सज़ा मिलेगी हमारे ये नेताओं, हमारी जनता द्वारा, जनता हमारी मालिक है, जनता को ये दुल्हन बना के घूंघट में जो रख रहे हैं, जब वो घूंघट से बाहर निकलेगी और वो अपना जब अधिकार को दिखाना शुरू करेगी तो ये जितने जो कालिदास और तुलसीदास हैं सब ये सुधर जाएंगे और उसके बाद भारत में एक जन क्रांति का ये रूप लेगा। हालांकि इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं जा रही हैं और धीरे धीरे देश जागरूकता की तरफ बढ़ रहा है। ये हम अपने दोस्तों में लगभग 2012-13 में विचार किए थे। इस समय माननीय शिव खेड़ा जी इस दिशा में सोच रहे हैं और वो शायद सुप्रीम कोर्ट में अपील भी किए हैं। सूरत वाले रिजल्ट को देखते हुए इस पर सुप्रीम कोर्ट सीरियस भी हुई है। हम ये कहते हैं कि आप लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा राय दें जिससे कि हम लोग एक निश्चित कंक्लूजन की तरफ बढ़ें और आपके सहयोगात्मक सुझाव बिल्कुल
वाजिब हैं। मैंने अभी जज्बातों में कुछ बातें आके कही हैं, हो सकता है मुझसे भी कुछ कमियां रह गई हों, तो आप जब उसमें क्वेश्चंस करेंगे, जब अपने डाउट्स रखेंगे, तो उसको भी क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों के कारण मैं ये कहना चाहूँगा कि हम एक नए भारत में रहने जा रहे हैं, नए भारत का निर्माण हो रहा है, तो नए भारत में नई चेतना का आविर्भाव होना चाहिए, और उस आविर्भाव से भारत एक नए रास्ते पर निकलेगा, जिससे डेमोक्रेसी और मजबूत होगी, और हम एक मजबूत राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र बनाने में सक्षम होंगे। जय हिंद, जय भारत।